तो इतना परेशानियों के बाद भी आप उसमें लगे हुए हैं कि आपको सरकार सहायता नहीं कर रही है, फंड अवेलेबिलिटी क्लियर नहीं है, लैंड बैंक हाईएस्ट प्राइस पे आप परचेज कर रहे हैं और आप वहाँ दृढ़ संकल्प से लगे हुए हैं, तो इसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन फिर मेरा दिमाग वहीं लेकिन पे आता है कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं आपको जो हमारी लोकल अथॉरिटीज हैं, निदेशालय है, डीएम है, उसके ऊपर जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और जो संस्थाएं हैं, क्या उनकी नजर आप पे नहीं पड़ रही है कि आपको सहयोग आगे बढ़ के करें? लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है, मैं कहता हूँ हर जगह भ्रष्टाचार है, कूट कूट के भरा हुआ है। आप सीधा आरोप लगा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं देखिए जो मैंने भोगा है, जो मैं भुक्त भोगी हूँ, और मैं डरता हूँ नहीं, जो सच है वो बोलने से कभी नहीं डरता। कहते हैं ना, आदमी की आंख में आंसू नहीं आते, शोभा नहीं देते, रोएगा कैसे भाई? आदमी हो आप, रो रहे हो यार, लड़की हो क्या? उसकी परमिशन होती है, परमिशन की फाइल जाती है, अब अधिकारी का मन है तो वो कर देगा, नहीं मन है तो फिर उस कागज और फाइल में जितनी कमियां निकाली जा सकती हैं वो निकाल दी जाती हैं। लेकिन उन सब के पीछे जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ हमारे महात्मा गांधी जी थे और एक गांधी जी हैं, तो क्या कह सकते। तो ये देने वाले गांधी जी लाएंगे कहाँ से? जो संबंधित मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मैं तारीफ करूंगा, मैं कहता ना ऐसे अधिकारी सब हो जाएं, विजय किरण आनंद जी जैसे, तो चीजें सही होने लगेंगी। तो क्या इससे पहले नहीं थे? होते तो मैं ये बात क्यों कहता? मैंने कहा ना, मैं रो नहीं सकता कैमरे के सामने, रोऊंगा तो लोग बोलेंगे देखो कितना ड्रामा कर रहा है, दिखावा कर रहा है, लेकिन पीड़ा है। कैन यू इमेजिन कि हमने किसानों के पांव तक छुए, दादा माफ करो, दे दो दादा, दया करो। मैंने ये घोषणा तक करी थी कि जो किसान सहूलियत से अपनी जमीन देंगे, उनके परिवार के एक व्यक्ति को उनकी योग्यता अनुरूप नौकरी और एक बच्चा नीचे से लेकर यूनिवर्सिटी के आखिरी कोर्स तक फ्री में पढ़ेगा। आज किसान सही मायने में प्रॉपर्टी डीलर है, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। उसको पता भर चल जाए कि आपकी जरूरत है, फिर देखिए आपके साथ वो क्या क्या नहीं करेगा। जो जो चीजें हो सकती है ना, वो सब कुछ आपके साथ होगा और आप बड़े आराम से, कहते ना, उस दर्द को बर्दाश्त कर रहोगे और आप हंस इसलिए रहोगे क्योंकि दर्द आप बयां नहीं कर सकते। नहीं तो कुछ करने के चक्कर में तो आप तो बहुत कुछ करने के फिराक में आ गए हैं। हमारी जानकारी में है कि आप एक पहला विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय खेल के लिए समर्पित करके बनाने वाले हैं, जो कि देश में बहुत कम है या देश में है ही भी नहीं बहुत ज्यादा, और प्रदेश में तो एक भी नहीं है। तो वहां पर आपका दिमाग कहाँ चला गया कि आप खेल में खिलाड़ियों को पढ़ाने जा रहे हैं? मतलब आप कहीं छोड़ेंगे? आपने विद्यालय बना लिया, आपने फिर संघ बना लिया, फिर आपने क्रीड़ा भारती भी कर लिया, अब आपने विश्वविद्यालय खेल का बनाने का कैसे सोचा? ये कैसे आया आपके दिमाग में? भाई जब कोई चीज बनती है, नया भवन बनता है, तो वो बिल्कुल बढ़िया रहता है। वो नया भवन अगर 6 महीने में, साल भर में उसका बाथरूम टूट जाए, शीट हट जाए, पानी की टोटी निकाल ली जाए, पानी बह रहा हो, काई लगने लगे, पान थूकने लगे, ये प्राइवेट में क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पर मॉनिटरिंग होती है, वहाँ पर इंस्पेक्शन होता है। सरकारी में चीजें क्यों बिगड़ती? क्योंकि जिम्मेदार लोगों को, मैंने जैसा कहा ना, ऑफिस के अंदर से बैठ के जब तक चीजें चलेंगी और कागज पे पॉलिसी बनेंगी तो देश को मेडल नहीं मिल सकते। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो जो जिम्मेदार हैं वो अपने ऑफिसों से बाहर नहीं निकल रहे? मैं तो खुले शब्दों में बोलता हूँ, आप देख लीजिए, आप मौका मुआयना कर लीजिए, जाइए देखिए, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। जब कोई एक्टिविटी होनी है तो टेम्परेरी रूप से सफाई कर देगी और उसके 4 दिन बाद क्या हाल होता है। हमारे कहते हैं ना, देश का दुर्भाग्य है। और अब तो पीपीपी मॉडल की नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी में प्रधानमंत्री जी ने बात करी है, तो मुझे लगता है कि अगर मैं एक अच्छा इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ा हूँ, अपने रिसोर्सेज से चीज़ें करूँगा, तो कहीं ना कहीं सरकार सहयोग देगी, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ। तो क्या दे रही है आपको अभी? नहीं, वर्तमान में सहयोग तो नहीं मिल रहा, बिल्कुल साफ शब्दों में बोलूंगा। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलता। लखनऊ में केडी सिंह स्टेडियम अभी कुछ दिन पहले तो थोड़ा सा ठीक हुआ है, वरना उसका बाथरूम का वो हाल था कि बच्चे उसके अंदर वॉशरूम करने जा नहीं सकते हैं। ऐसी व्यवस्था यदि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के केंद्र में बने हुए केडी सिंह स्टेडियम की है, तो क्या स्थितियां बाकी जगह होंगी, इसका आकलन करना और इस पर टिप्पणी करना मैं जरूरी समझता ही नहीं हूँ। मेरी एक तमन्ना है, जैसे तक्षशिला का नाम लिया जाता है, वैसे ही आने वाले समय में हम नहीं होंगे, ऑब्वियसली एक ऐसा विश्वविद्यालय इस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को, प्रदेश को और देश को दे के जाऊंगा कि जहां आने वाले समय में पीढ़ियां उसको याद करें और उसका इस्तेमाल हो और अच्छे खिलाड़ी बने, देश के लिए मेडल जीते। मेरा सपना उस दिन पूरा हो जाएगा जब 2036 का ओलंपिक भारत में, जिसकी होने की प्रबल संभावनाएं हैं, ज्ञानशिला के कम से कम 10 बच्चे वहां पर खेल रहे हों। नमस्कार दर्शकों, फिर मैं आ गया हूँ आधुनिक शो में। मैं डॉक्टर आनंद किशोर पांडे। आज जिन शख्सियत को मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ, वो लखनऊ के नहीं, पूरे प्रदेश के जाने माने शिक्षाविद हैं। खेल में उनका विशेष इंटरेस्ट रहता है। क्रीड़ा भारती के लखनऊ महानगर के अध्यक्ष, और इस समय खेल के क्षेत्र में अपनी शिक्षा के थ्रू बहुत अच्छा आयाम लेकर के आए हैं, जो कि मेरी जानकारी में पूरे इंडिया में शायद कुछ ही ऐसे
विद्यालय या विश्वविद्यालय होंगे जो इस तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं। आपका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में है अनिल अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी हमारे शो में आने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी, पहले तो ये बताइए कि जो आपकी जो जीवनचर्या रही है, जहाँ से आपने शुरू किया, आपने स्कूलों से अपने आप को स्टार्ट किया, अभी आप ग्रुप ऑफ स्कूल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, और वो स्कूल जो लखनऊ के टॉप स्कूलों में गिना जाता है, वो जो जर्नी थी स्टूडेंट से एकेडमिशियन बनने की, वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, एक बड़ा सीधा सा सफ़र जिसको हमारी मदर ने 1987 में स्टार्ट किया और लगभग 1999 में मैंने ज्वाइन किया उनको। और 26 वर्षों का समय कहने में बड़ा आसान होता है, लेकिन ऊपर नीचे कठिनाइयाँ, तकलीफ़ें, सब तरह से चीज़ें होती रहीं। लेकिन एक चूँकि शिक्षा का स्तर अच्छा था, तो समाज के सभी वर्गों ने उसको स्वीकार किया और आज संस्थान एक प्रमुख संस्थानों में गिना जाता है, सेंट जोसेफ। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, लेकिन आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है, क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट द होलिस्टिक डेवलपमेंट, तो सर्वांगीण विकास जिसको कहा जाए, वो केवल शिक्षा से नहीं होता। शिक्षा के साथ साथ जितने क्रियाकलाप हैं, गतिविधियां हैं, और अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो शायद अन्य गतिविधियां बच्चों के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करती हैं, और उसी से हम लोग आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना कर सकते हैं। आपका जो विद्यालय है, जो शाखा है, जिसको आप सेंट जोसेफ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कहते हैं, कितनी शाखाएं हैं अनिल जी उसमें? वर्तमान में शहर में हमारी 7 शाखाएं संचालित हो रही हैं, जिसमें लगभग 14,000 बच्चे अध्ययनरत हैं, और हजारों बच्चे, बल्कि मैं कहूँगा लाखों बच्चे विगत 38 वर्षों में संस्थान से पढ़ के निकल चुके हैं। और बहुत सारे बच्चे जो, अगर हम अपने देश की बात करें तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा सबसे बड़ी परीक्षा कहलाती है। उसमें भी वर्तमान में लगभग 14 से 15 बच्चे विभिन्न पदों पर आसीन होकर अपनी सेवाएं देश को दे रहे हैं। बाकी मेडिकल का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का हो, अकाउंटेंसी का हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, स्पोर्ट्स में हो, कल्चरल में हो, म्यूज़िक में हो, थिएटर में हो, ड्रामा में हो। मैं जहाँ तक सोचता हूँ तो मुझे एविएशन में हो और स्टार्टअप्स में हो, जहाँ तक सोचता हूँ तो लगभग सभी जगह कोई जगह बच्चे। छोड़ी नहीं है आपने? हाँ, मतलब मैं ये इसका पूरा श्रेय जो हमारे यहाँ शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं उनको देता हूँ, क्योंकि किसी भी विद्यालय की स्थापना करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसे एक आयाम तक पहुँचाना, उसमें जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं, वो सही मायने में उसको एक आयाम पे पहुँचाते हैं। तो मैं आपके इस शो के माध्यम से, आधुनिक शो जो, उसके माध्यम से अपने उन सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं के, प्रशासनिक लोगों के प्रति आभार भी व्यक्त करता हूँ, और अपनी माताजी को नमन करते हुए कि उन्होंने एक फाउंडेशन दी, एक मजबूत नींव दी, जिस पर आज कई बुलंद इमारतें खड़ी हैं। अनिल जी, मेरी जानकारी में ये भी है कि खाली जो सेंट जोसेफ ग्रुप ऑफ स्कूल्स है, जो आपकी 7 शाखाएं हैं, इनके अलावा भी आप प्रदेश के सारे अनएडेड स्कूल्स के अध्यक्ष भी हैं। तो आप उस एक स्कूल से 7 स्कूल और 7 स्कूल से 7,000 स्कूल तक कैसे पहुंच गए? देखिए, यहाँ पर बात आती है लीडरशिप की, और लीडरशिप की बात जब आती है तो लोग एक ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करते हैं जो उनकी बात को शासन और सरकार तक और संबंधित विभागीय अधिकारियों तक पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी ताकत के साथ, और सही को सही और गलत को गलत बोल सकें। तो इसीलिए चुना जाता है ऐसे व्यक्ति को जो सही ढंग से अपनी बात सभी के समक्ष रख सके, और उसकी बात को इसलिए माना जाए क्योंकि बात में तथ्य होते हैं और तथ्य में सत्यता होती है। तो कहीं न कहीं शायद, जो मुझे लगता है, बाकी लोगों ने क्यों चुना इसका जवाब नहीं, वही दे लोगों ने तो सकते आपके हैं। बारे में ये बताया कि आप बहुत प्रखर वक्ता हैं, और कभी-कभी उस प्रखरता में कटुता भी बहुत ज़्यादा आ जाती है, और सरकार से भी आप भिड़ जाते हैं। देखिए, जहाँ गलत होगा वहाँ बोलना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता ने ही कहा था कि गलत करो नहीं, लेकिन गलत बर्दाश्त भी नहीं करो। तो मैं प्रखर कहिए, ओजस्वी कहिए या तेज़ तर्रार कहिए, जो भी विशेषण लगते हैं मुझे, उसकी कोई परवाह कभी मैं करता नहीं हूँ।
लेकिन जब बात आती है कि जो गलत है तो वो गलत है और गलत के लिए खड़े होंगे और पूरी ताकत के साथ खड़े होंगे। अभी एक गलत के चक्कर में आपने एक प्रिंसिपल के साथ में किसी प्रदेश में किसी प्रिंसिपल के साथ में एक घटना हुई थी, उस चक्कर में आपने पूरा प्रदेश बंद करवा दिया था। देखिए, अगेन मैं वही बात कहूँगा, क्योंकि प्रिंसिपल दोषी नहीं थी, ये बात बाद में साबित हुई। मैं एक सवाल करता हूँ, 7 दिन तक एक महिला को जेल में रहना पड़ा बगैर किसी दोष के। फिर जब हम लोगों ने मांग उठाई तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने एक फोरम पर ये बात कही कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी किसी को सीधे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, वो भी एक महिला प्रिंसिपल और को। वो भी एक महिला प्रिंसिपल को। और ज़्यादातर विद्यालयों में महिलाएं ही प्रिंसिपल और शिक्षिकाएं होती हैं। और उसके बाद स्थिति ये बन गई थी कि लोग अपने घर की बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी पत्नी को, अपनी माँ को नहीं चाहते थे, क्योंकि कोई भी चीज़ होगी और आप सीधे दोष दे देंगे। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि संबंधित उस व्यक्ति घटना यदि के बारे में दोषी। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, क्या था वो? देखिए, वो घटना, एक बालिका थी जिसने, भाई बच्चों की उम्र होती है, उस उम्र के दौर में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, और विद्यालय का काम ही है कि बच्चे को एक हर तरह से चीज़ों से उसको संज्ञान में लेते हुए, उसको बताते हुए सही क्या है, गलत क्या है, जिसमें मैं कहता हूँ माता-पिता का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि बच्चों को उन्हें सही समय पर सही जानकारी देनी चाहिए। लेकिन आज ये हमारे देश का और प्रदेश का दुर्भाग्य है कि माता-पिता अपने बच्चों से जो चीज़ें बतानी चाहिए, जिस एजुकेशन को देना चाहिए, या मैं सिर्फ़ लड़कियों की बात नहीं कर रहा, अपने लड़कों को भी जो सही जानकारी देनी चाहिए। अगर मैं सेक्स एजुकेशन की बात करूँ तो शायद उसको देने में कतराते हैं, और आज भी हम उस रूढ़िवादी समाज का हिस्सा बन जाते हैं कि हम बच्चों से कैसे डिस्कस करेंगे। शायद इसी भावावेश में कुछ बच्चे से ऐसी गलतियाँ हुई जो कि विद्यालय के प्रिंसिपल के द्वारा नोटिस की गईं, उसे थोड़ा समझाया गया, कहा गया। फिर कुछ और बड़ी चीज़ हुई, जब वो हुई तो ऑब्वियसली आप किसी को जब वो गलत कर रहा होगा तो आप उसे समझाएँगे, हो सकता है थोड़ा-सा डाँटें। अब बच्चे भावुक होते हैं, मन कोमल होता है, और शायद इसी वजह से बच्ची के मन में जो भी विचार आया और वो विद्यालय की छत पे जाके वहाँ से कूद गई। अब इसमें प्रिंसिपल का या किसी शिक्षक का दोष नहीं है, क्योंकि समझाना तो हमारा दायित्व है। और जब वो कूद गई तो बच्ची बड़े ही अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो हमारे बीच में आज नहीं है। लेकिन जब वो घटना हुई और उसके तत्काल बाद समाज के कई लोगों के दबाव में, या मैं कहूँ मीडिया के दबाव में, क्योंकि तुरंत स्कूलों के खिलाफ झंडा बुलंद करने लगते हैं लोग, उस जल्दबाजी में पुलिस प्रशासन द्वारा उनको तुरंत अरेस्ट किया गया और जेल भेज दिया गया बगैर तथ्यों की जांच तो किए क्या हुए। सरकार ने इस पर अपनी गंभीरता ना साबित करते हुए और इस तथ्यों पर कोई जांच या कार्रवाई नहीं करी? भाई, तथ्य जो सामने आए हैं उसके हिसाब से तो मैं यही कहूँगा। मैं नहीं सरकार करी। को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन को अनड्यू प्रेशर में आके कोई काम नहीं करना चाहिए। और बाद में जब तथ्य सामने आए, हम लोगों ने यही बात करी, यही मांग रखी थी कि आप पहले जांच करिए, जांच में व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो आप बिल्कुल सजा दीजिए, हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन व्यक्ति अगर दोषी नहीं है और आप उसको सजा दे रहे हैं तो ये अन्याय है। और उसी वजह से, उसी विरोध को बताने के लिए, क्योंकि कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि प्रदेश के सभी विद्यालय बंद हो जाएं, क्योंकि हाँ, ये पहली बहुत, बार ऐसी घटना हुई थी। जी, बहुत मन में रोष था कि विद्यालय चलाने वाला व्यक्ति माफिया नहीं है, वो शिक्षा दे रहा है, आपने उसको माफिया की कैटेगरी में लाके खड़ा किया हुआ है, दोषी बना के रखा हुआ है। आज मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश में जो विद्यालय संचालित हो रहे हैं, प्राइवेट के अलावा, उनमें कितने बच्चे पढ़ते हैं? ज़रा आंकड़े आप निकाल के देख लीजिए। प्राइवेट स्कूलों की तरफ बच्चों का रुझान है तो वहाँ पर गुणवत्तापरक शिक्षा, अच्छी शिक्षा, जैसी शिक्षा माता-पिता को अपने बच्चे के लिए चाहिए, जैसा एनवायरनमेंट चाहिए वो मिल रहा होगा, तभी बच्चे निजी विद्यालय की ओर बढ़ रहे हैं। तो और ऐसे में आप एक प्रिंसिपल को बगैर जाँच किए हुए जेल भेज देंगे। मैं कहता हूँ 7 दिन वो जेल में रहीं, उनकी गलती नहीं थी, बाद में दोषी नहीं साबित हुईं। वो 7 दिन कोई लौटा पाएगा? नहीं। वो 7 दिन उस महिला पे कैसे बीते होंगे इसकी कोई परिकल्पना कर सकता है? तो यही विरोध कि आगे भविष्य में कहीं इस तरह से कोई भी चीज़ हो तो आप पहले जाँच करिए। हम लोगों की माँग भी यही थी और पुनः यही माँग है कि कभी भी जल्दबाज़ी में या सामाजिक दबाव में ऐसा कोई काम नहीं करिए, क्योंकि कोई भी विद्यालय या कोई भी विद्यालय का प्रबंध तंत्र, प्रधानाचार्य या वहाँ के टीचर्स ये नहीं चाहते
कि किसी भी बच्चे के साथ कुछ भी अनुचित हो, ये तो बहुत बड़ी बात थी। उनकी केयर करना हम लोगों की जिम्मेदारी है। और विद्यालयों के लिए भी मैं कहूँगा कि आपको बच्चों के साथ में एक संवाद स्थापित रखना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो और हम में से किसी को इस चीज़ का सामना ना करना देखिए, वो भी एक बहुत बड़ी बात थी और ये भी एक बहुत बड़ी बात थी कि अनिल अग्रवाल की अध्यक्षता में आपने सरकार को घुटनों पर ला दिया और सरकार को इस बारे में पीछे हट के माफ़ी भी मांगनी पड़ी कि ये जो हुआ ये गलत हुआ। देखिए, मैं घुटनों पे लाने वाली बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि सरकार को और पुलिस प्रशासन को या शासन को ये ज़रूर महसूस हुआ कि जल्दबाजी में अगर कोई चीज़ कर दी गई है, तो वो गलत है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के उस समय तत्कालीन डीजीपी महोदय ने एक बाकायदा लेटर जारी करके इस बात से कि इस तरह के कभी भी कोई प्रकरण होते हैं, तो सीधे कोई गिरफ्तारी नहीं नहीं होगी होगी जी। और पहले घटना की जाँच की जाएगी और सिर्फ़ संबंधित व्यक्ति के खिलाफ ही कार्यवाही की जाएगी। ये जो आदत होती है कि हम 2-4 लोगों को लपेट दें और फिर लपेटने का मकसद है धन-उगाही करें, उनको अननेसेसरी प्रेशर में डालें। प्रबंध तंत्र का नाम इसलिए जोड़ दिया जाता है क्योंकि उससे पैसे मिलेंगे। पैसे एक क्यों मिलेंगे? एक क्योंकि उसको सॉफ्ट इज़्ज़त टारगेट है प्यारी वो। है, वो सबसे सॉफ्ट टारगेट है। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए और अगर ऐसा कभी दोबारा होता है तो इससे बड़ा विरोध प्रदर्शन हम लोग करने के लिए तैयार तो बैठे आपने एक हुए हैं। नज़ीर बना दी कि अब ऐसा होगा तो अनिल अग्रवाल सहन नहीं करेंगे। बात अनिल अग्रवाल की नहीं है, शिक्षा से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति उस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार है कि ऐसा होगा नहीं और अगर ऐसा होता है, तो सब लोग मिलके उसका विरोध करेंगे। बीड़ा अगर हमने उठाया है, तो हम आगे खड़े होंगे। तो क्या इसका ये फ़ायदा नहीं था कि आपको अगली बार भारी मतों से आप फिर से चुन के अध्यक्ष बन के आए? नहीं, कोई भी काम ऐसा फ़ायदे नुकसान के लिए नहीं किया जाता, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो मैंने शुरुआत में बात बोली कि लीडर के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए और वो भी तथ्यों के ऊपर बात करे। तो शायद वो चीज़ लोगों को दिखाई दी होगी, इसलिए पुनः एक बार फिर से उन्होंने चुना है और उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें सही चलेंगी और ऐसे गतिरोध जहाँ भी उत्पन्न होंगे, वहाँ पर हम लोग अपनी बात एक सही पटल पे रखेंगे ज़रूर। आपका आपको एक बार फिर से शुभकामनाएँ कि आपको दूसरा चरण मिला है उसमें। पर आपको क्या नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता कि जो सरकार है, जो सरकार का जो शिक्षा तंत्र है, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि जो सरकारी शिक्षा तंत्र है, वो प्राइवेट को कॉम्पिटिट नहीं कर पाता और प्राइवेट जो स्कूल्स हैं, वो अपने संसाधनों से, अपने धन व्यय से अपने आप को इस्टैब्लिश करते हैं, अच्छे शिक्षक लेके आते हैं, अच्छी पढ़ाई कराते हैं और उसके बाद भी उनके ऊपर इस तरह के दबाव डाले जाते हैं, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने सरकार के सामने अपना पक्ष रखा, अपने प्रिंसिपल को सेव किया और अपने लोगों का उत्साह भी बढ़ाया। ये बहुत अच्छी बात रही। लेकिन मैं इसके साथ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप एक शिक्षाविद हैं और एक बहुत जाने-माने शिक्षाविद हैं। उसके साथ-साथ आप खेल की तरफ मुड़े, तो वो झुकाव कैसे आ गया कि आप खेल में आए और फिर आपने क्रीड़ा भारती जॉइन किया और बड़े-बड़े आयोजन आपने कराए हैं, वो हमारी जानकारी में भी है। तो ये कहाँ से, मतलब आप शिक्षा से खेल की तरफ कैसे मुड़े? देखिए, इस बात को कहने में खुशी और साथ में एक व्यंग भी है, दुःख भी है। भारतवर्ष जो देश है हमारा, 140 करोड़ की आबादी वाला देश है और अगर हम ओलंपिक गेम्स की बात करें, तो एक स्वर्ण पदक भी हमें पिछले ओलंपिक में नहीं मिला, जिसकी की उम्मीद हम लोग कर रहे थे। वो रजत में बदल गया और ले कौन-सा देश गया जिससे हम लोग बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और वो देश मैं अगर नाम लूँ तो अभी-अभी उसको सबक सिखाया गया है हुँ, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने और मैंने स्वयं एक फ़ोरम पे कहा कि पाकिस्तान ऐसा देश है, जिसकी तुलना कुत्ते से की जाए, हुँ। तो वो बिल्कुल सही होगी क्योंकि कुत्ते की पूँछ कभी सीधी सीधी हो नहीं ही है। नहीं सकती। हुँ। हर बार मुँह की खाई और अभी-अभी पुलवामा के बाद जो पहलगाम में उन्होंने किया, उसके बाद जो दुर्दशा हुई है पाकिस्तान की, शायद आगे सबक मिल जाए और मैं धन्यवाद भी दूँगा आपके इस शो के माध्यम से अपने देश के प्रधानमंत्री जी को कि जिन्होंने जिस दृढ़ता के साथ एकदम साफ-साफ कहा कि अब की बार गुस्ताखी की सज़ा मिलेगी और मिल के रहेगी और मिट्टी में मिला दूँगा, तो मिट्टी में बहुत हद तक पाकिस्तान मिला हुआ है। क्या स्थिति है, उस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन हुँ। सबक सिखा दिया। लेकिन खेलों में चूँकि खेल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर भाई जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। मैं उस खिलाड़ी की तारीफ़ करूँगा पाकिस्तान के जिसने मोहम्मद नदीम। मोहम्मद नदीम जिन्होंने अपना भाला फेंका तो वो 100 मीटर 90 मीटर। के आसपास जो 90 है मीटर के आसपास गया। हाँ, हुँ। 90 मीटर के आसपास जो है वो पहुँच गया था
और नीरज चोपड़ा जिनसे हम लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी और वो चूके और हम लोगों को रजत पदक के साथ ही संतोष करना पड़ा। तो और जब मेडल टैली हुई, इस मेडल टैली से आपके दिल को इतना दुख गया कि आपने सीधे हम स्पोर्ट्स लोगों ने तरफ इस बार 3-4 मेडल गोल्ड पे जाते जाते छूट। रुक गया मनु आपका? भाकर की भी अगर बात करें तो जो शूटिंग जिस तरह की 10 मीटर्स में चल रही थी, क्योंकि मैंने बहुत बारीकी से हम्म। खेलों को ऑब्जर्व किया, तो बहुत वो एक्साइटेड होके हाँ, देखते वो हैं। टॉप और लीड में थी, बाद में स्लिप काफ़ी हुई वो। लीड में थी और एकदम से, और यही कहते हैं ना कि थोड़ा सा कंसंट्रेशन बिगड़ा या जो भी वजह है, या प्रेशर कह लीजिए, या उस तरह के संसाधन या ट्रेनिंग की कमी। लेकिन इस लेवल पे आने की ट्रेनिंग की कमी हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना अपने आप में बड़ी बात है। प्रेशर होता है अनडाउटेडली, फिर भी मैं तारीफ़ करूँगा कि देश के लिए वो 2 ब्रॉन्ज मेडल लेके आई। और गोल्ड इतिहास में पहली बार। गोल्ड की, हाँ, इतिहास में पहली बार, और गोल्ड की कसक जो रह गई, तो फिर वही बात आई कि क्या कमी है, क्या वजह है। तो जो मुझे समझ में आया कि जो स्कूली स्तर पर खेलों की शिक्षा की कमी, जिसको वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री ने अभी नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 उसको दोबारा रिवाइव कर दिया है। अभी काउंसिल, जिससे हम लोगों के स्कूल एफिलिएटेड है, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन न्यू दिल्ली, उन्होंने अपनी बाकायदा CISCE स्पोर्ट्स करके चीज़ों को कर दिया है। और हर बच्चे का जैसे एक एकेडमिक का रिपोर्ट कार्ड बनता है, वैसे ही हेल्थ, फिटनेस और स्पोर्ट्स का रिपोर्ट कार्ड भी जनरेट होगा। और उसको उन्होंने नाम दिया है एक्टिव CISCE। तो स्पोर्ट्स को लेके अब हर व्यक्ति का रुझान बढ़ रहा है, माता पिता भी चाहते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले जब कोविड आया, तो कोविड के दौरान बच्चों को बिल्कुल घर से निकलने पे चीज़ों में मनाही। बच्चे गैजेट्स और चीज़ों के इतने ज़्यादा दीवाने हो चुके हैं कि उनको आज उससे दूर करना। छोटे बच्चों को मम्मी, जब बच्चा रो रहा होता है तो मोबाइल पकड़ा देती हैं, खाना खा नहीं रहा होता है तो मोबाइल में कार्टून लगा देती हैं। तो कहीं ना कहीं दोष तो उन माता पिता का भी है जो एडिक्ट कर रहे हैं अपने बच्चों को। और जब बच्चा एडिक्ट होता है तो वो दोष देते हैं टेक्नोलॉजी को। ना, ये गलती है। टेक्नोलॉजी का यूज़ हो, लेकिन फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। तो खेलों के प्रति जो रुझान बढ़ा, वो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए कि आखिर क्या कमी है। संसाधन मिल रहे हैं, लेकिन संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो रहा, मैं दावे से कह सकता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ, तो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की इस मायने में प्रशंसा ज़रूर करूँगा, जिन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात कही। बने भी कई जगहों पे, लेकिन उनके क्या हाल हैं ये आप खुद देख धरातल पे वो सकते चीज हैं। अभी मैं साक्षात ज़्यादा नहीं हो बड़ी पाया। बात नहीं बोलता, लखनऊ में केडी सिंह स्टेडियम अभी कुछ दिन पहले तो थोड़ा सा ठीक हुआ है, वरना उसका बाथरूम का वो हाल था कि बच्चे उसके अंदर वॉशरूम करने जा नहीं सकते हैं। ऐसी व्यवस्था यदि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के केंद्र में बस बने हुए केडी सिंह स्टेडियम की है, तो क्या स्थितियां बाकी जगह होंगी, इसका आकलन करना और इस पर टिप्पणी करना मैं ज़रूरी समझता ही नहीं हूँ। फिर भी मैं कहूँगा जिम्मेदार लोगों से ऑफिसों से निकलें और ग्राउंड पे सही मायने में चीज़ों को चेक करें, देखें, और देखें कि जो चीज़ें मिलनी चाहिए, डाइट की बात आती है, भोजन की बात आती है, तो दाल अगर ढूंढनी पड़े तो किस तरह नहीं, से बहुत चीज़ें बहुत हो उसके रही हालात होंगी। बहुत बुरे हैं। देखिए, मैंने कहा ना, प्राइवेट की तरफ लोग क्यों बढ़ते हैं। सरकारी में ऐसा नहीं है कि सरकार ने प्रयास नहीं किया, उन्होंने बेहतर, आज विद्यालय अगर मैं चले जाऊं, खेल के मैदान कह लूं, तो बहुत बेहतर बनाए। भाई, जब कोई चीज़ बनती है, नया भवन बनता है, तो वो बिल्कुल बढ़िया रहता है। वो नया भवन अगर 6 महीने में, साल भर में उसका बाथरूम टूट जाए, शीट हट जाए, पानी की टोटी निकाल ली जाए, पानी बह रहा हो, काई लगने लगे, पान थूकने लगे, ये प्राइवेट में क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पर मॉनिटरिंग होती है, वहाँ पर इंस्पेक्शन होता है। सरकारी में चीज़ें क्यों बिगड़ती? क्योंकि जिम्मेदार लोगों को, मैंने जैसा कहा ना, ऑफिस के अंदर से बैठ के जब तक चीज़ें चलेंगी और कागज़ पे पॉलिसी बनेंगी, तो देश को मेडल नहीं मिल सकते। तो केडी सिंह तो मिली हुई पॉलिसी मेकिंग है, मतलब केडी सिंह और निदेशालय तो एक ही परमाइसेज में आता है, तो फिर वहाँ ऐसी गलती क्यों हो रही है? मैंने कहा ना, लोग बाहर निकलेंगे, देखेंगे, तो चीज़ें अपने आप ठीक रहेंगी। हम लोगों की चीज़ें क्यों ठीक रहती तो है? आप ये कहना चाहते हैं कि जो जो जिम्मेदार हैं वो अपने ऑफिसों से बाहर नहीं निकल रहे हैं? मैं तो खुले शब्दों में बोलता हूँ। आप देख लीजिए, आप मौका मुआयना कर लीजिए, जाइए देखिए, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। जब कोई एक्टिविटी होनी है तो टेम्परेरी रूप से सफाई कर दी गई, और उसके 4 दिन बाद क्या हाल होता है। ये मतलब हमारे कहते हैं ना, देश का दुर्भाग्य है
छोटे छोटे से देश, पेरू और मतलब ऐसे ऐसे छोटे छोटे से देश हैं जहाँ के मेडल की संख्या आप देखिए कहाँ पहुँच जाते हैं। चाइना, और मैं तो वो तो बहुत, जापान और हाँ, बहुत यूएस आगे की हैं। बात ही नहीं कर रहा, वो तो चलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में हूँ मैं, उससे वो बड़े छोटे छोटे देश हैं। शायद हमारे उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, एक आध देश मुझे लगता है लखनऊ के बराबर होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन वहाँ का मेडल आ जाता है। हमारा क्यों नहीं आता? क्योंकि बच्चे को नीचे से ट्रेनिंग सही नहीं मिल रही है। टैलेंट सर्च करने के लिए कहा जाता है, टैलेंट को मौके नहीं मिल पाते हैं। नहीं, मेरे पास हमारे सूत्रों की थोड़ी एक जानकारी है कि आपने एक प्रस्ताव रखा था निदेशालय को कि आप वहाँ पे केडी सिंह बाबू स्टेडियम, बाबू जी की एक प्रतिमा लगाना चाहते थे, कांस्य प्रतिमा लगाना चाहते थे, तो उसका क्या हुआ? देखिए, मैं तो एक अच्छी सोच के साथ चला, मेरा उसमें कहीं उद्देश्य नहीं था कि हमारी ब्रांडिंग हो, प्रमोशन हो, बट चूंकि कागजी कार्यवाही की प्रक्रिया है, आज तक मैं कहता हूँ केडी सिंह बाबू स्टेडियम में प्रतिमा नहीं लगी हुई है। क्या नहीं लगी होनी चाहिए? किसी ने सुझाव दिया, मैंने तुरंत स्वीकार किया कि जो भी उसमें खर्चा होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि खेलों के प्रति एक लगाव था। स्टेडियम जब जब हम लेते हैं तो स्टेडियम में जब हमारी स्पोर्ट्स मीट होती है, और हम स्पोर्ट्स मीट ही कराते हैं, हम कल्चरल इवेंट के लिए स्टेडियम नहीं लेते। हमारे विद्यालय के ग्राउंड और ऑडिटोरियम इतने बने हैं कि हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन खेलकूद के लिए बड़ा मैदान चाहिए, तो हम लोग स्टेडियम को बुक करते हैं बाकायदा। और हमारी 4 से 5 दिन की लगभग स्पोर्ट्स मीट होती है, जिसमें हम तमाम ओलंपियंस वगैरह स्पोर्ट्स को। मीट तो क्या, तो खेल महोत्सव जैसा हो जाता है जी, आपका। जी, मैं मतलब इसलिए क्योंकि देखिए मैंने एक बात बोली और मैं उस चीज़ को नोटिस करता हूँ, और जब अभिभावकों से बात होती है, पेरेंट्स से बात होती है, तो वो धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि जितने दिन बच्चे कायदे से खेल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और लास्ट के डेज़ में इन्वॉल्वमेंट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है तो बच्चा उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करता है उसको थकान होती है तो अच्छी नींद आती है और अच्छी डाइट लेता है वो। तो माता-पिता बहुत खुश होते हैं कि पढ़ाई के साथ-साथ बच्चे की फ़िज़िकल फ़िटनेस बढ़ रही है। फ़िज़िकल एजुकेशन हमारे विद्यालय में कंपल्सरी है। हम्म। छोटी क्लासेस में पीटी पीरियड टाइप से, और 9 टू 12 फ़िज़िकल एजुकेशन एज़ अ सब्जेक्ट। बच्चा कुछ तो फ़िज़िकल करेगा। हर बच्चा केवल किताब में उलझ के नहीं रह रहेगा जाए कहीं, हाँ। तो वो ब्रेनी पढ़ाकू तो खूब हो जाएगा, लेकिन समाज की हर उस चीज़ को नहीं सीख पाएगा, और सबसे बड़ी बात है हारना नहीं सीख पाएगा। खेल हमें हारने का जो दुःख होता है, तो सहन करने का उसको सहन करने की ताकत देता है। बहुत ज़रूरी है जीतने की वो। खुशी तो एक अलग हो गई, लेकिन हारने का दुःख, उसको बर्दाश्त करना। बच्चे को हार जब तक मिलेगी नहीं, तब तक वो सफलता की सीढ़ी, बच्चा तो क्या कोई भी व्यक्ति, मैं कोई अपनी भी। स्वयं की बात कर लूँ, अगर मैं कहीं हारूँगा नहीं, कई कामों के लिए बढ़ता हूँ, दिक्कत आती है। अभी भी वर्तमान में कुछ दिक्कतें चल रही हैं। लेकिन रुकता हूँ, थोड़ा थमता हूँ, थोड़ा-सा रिकंसाइल करता हूँ चीज़ों को, अपने को एनर्जी को अगेन चैनलाइज़ करता हूँ, और फिर बढ़ पड़ता हूँ कि ठीक है, कोई बात नहीं, आज का दिन ठीक नहीं था, कल फिर से एक नए सिरे से शुरुआत करी जाएगी। हो सकता है तरीका गलत हो, उसको बदला जाएगा। हो सकता है कागज़ में कोई गलती हो, वो सही की जाएगी। और फिर अगर पॉलिसी में गलती हो, तो पॉलिसी सुधरवाई जाएगी। कहीं न कहीं तो आदमी को स्टेप उठाना ही पड़ेगा, और कोई ना कोई व्यक्ति तो स्टेप उठाएगा ही तो आप एक उठाएगा। खिलाड़ी की तरीके से हारते हैं, फिर जीतते हैं, फिर हारते हैं, फिर जीतते हैं, तो ये एटीट्यूड जो आपके अंदर आया, उसके बाद हमारी जानकारी में है कि फिर आपने क्रीड़ा भारती को ज्वाइन किया, और उसके आप इस समय अध्यक्ष भी हैं पूरे महानगर लखनऊ के। तो अब आप खेल राजनीति और खेल खिलाड़ियों के बीच में खुल के आ गए हैं, तो क्रीड़ा भारती में आने का क्या मंतव्य रहा? क्यों क्रीड़ा भारती ज्वाइन किया आपने? देखिए, क्रीड़ा भारती का जो उद्देश्य है कि गाँव के बच्चों को एक फ़ोरम देना, और उन खेलों को प्रमोट करना जो हमारे मूल खेल हैं। अब 2036 में ओलंपिक्स भारत में होना, और जहाँ तक मेरा आकलन है कि खो-खो और कबड्डी में से कोई एक गेम ओलंपिक में ज़रूर शामिल हो जाएगा। क्रिकेट अच्छी चीज़ है, खेलते हैं, ग्लैमर का खेल है, पैसा खूब है। लेकिन हॉकी जिस तरह से प्रमोट हुआ, टीम इंडिया 2-2 बार मेडल जीती। इस बार अगर अमित रोहिदास को पेनल्टी वाला वो नहीं होता, तो शायद हम लोग सिल्वर या हो सकता है गोल्ड जीत रहे होते, क्योंकि हमारे एक समय था जब टीम 10 प्लेयर के साथ खेली हाँ, वो और बड़ा काफ़ी देर तक खेली। वो बड़ा बड़ा सेटबैक बड़ा था, सेटबैक था। और क्योंकि वो एक तरह से कहा जाए गोल पोस्ट पे एक दीवार की तरह है। तो फिर भी उनमें 10 खिलाड़ियों के जज़्बे को सलाम करूँगा, जिन्होंने 11वें की कमी महसूस नहीं होने दी, और भारतीय टीम उस मैच में अच्छा प्रदर्शन किया, और पेनल्टी शूटआउट पे
उसमें से हमारा एक चाहने वाला, हमें अपने बड़े भाई की तरह मानने वाला, बल्कि मैं हॉकी टीम के कप्तान को भी बोलूँगा, वो भी बड़े भाई की तरह मानते हैं। आप ललित और उपाध्याय की बात ख़ास कर तौर रहे हैं। से हाँ, ललित उपाध्याय, वो मेरा एकदम छोटा भाई है और बहुत मानता है। और जिस समय उसने गोल किया है, बिल्कुल आराम से बड़ा पेनल्टी शूट आउट में करते करते कब गोल कर दिया, और जो हमारे कमेंटेटर थे, ललित ललित ललित, जिस तरह से उन्होंने बोला, वो पल वाकई में रोमांचित करने वाला होता है, क्योंकि वो जिस व्यक्ति से आप वन टू वन मिले हुए हो, जिसकी आपने बातें सुनी हुई हो, जिसके आपने खेल की चीज़ों को समझा हुआ हो, और जिनकी तुलना चूंकि वाराणसी से मोहम्मद शाहिद साहब शायद जी। थे, तो उनसे तुलना करते हुए इस चीज़ को जब कहा जाए, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मोटिवेशन देती हैं। और जैसा कि मैंने कहा, देखिए खेलों से मुझे प्यार, मैं बनना चाहता था खिलाड़ी, भाई कुछ कमी थी, फिजिकली उतना फिट नहीं था, चीज़ें थी, नहीं बन पाया। क्रिकेट का मन था, तो जब थोड़ा बहुत बैट पकड़ा तो घर में कि सुनील गावस्कर की तरह खेलेंगे, हम्म। तो हमारा टाइम सुनील गावस्कर वाला था। लेकिन जब लगा कि ये चीज़ नहीं है, तो फिर जब शिक्षा, और शिक्षा में जब ये चीज़ें देखी, तो मुझे लगा कि अगर आपने समाज से इतना कुछ लिया है, तो समाज को इन रिटर्न कुछ अच्छा मिले। तो बस मेरी तमन्ना यही है कि हम आगे खेलों में बढ़ें, क्रीड़ा भारती के माध्यम से लोगों को और ज़्यादा आगे लाएं, और हमारे जो पारंपरिक खेल हैं, मलखम्ब है, कलरीपट्टू है, हमारे खो खो है, कबड्डी है, इस तरह के रस्साकसी है, इस तरह के खेलों का इंक्लूज़न हो। और रस्साकसी की एक बड़ी बढ़िया प्रतियोगिता हुई, जिसमें 60 साल के ऊपर के लोगों की रस्साकसी थी, और जब महिलाओं की थी, तो महिलाएं पुरुषों को प्रमोट कर रही थी, और अगर कोई हार गया तो कहते, रे तुम रस्सा भी नहीं खींच सकते, वो वाला। तो जो खेल के साथ खुशी थी, जो तो आप क्रीड़ा आनंद भारती के लिए का, खेलते हैं। हाँ, क्रीड़ा भारती का जो मूल उद्देश्य है, खेले आनंद के लिए। मतलब खेल के साथ आप देखिए, जैसे ही कोई खिलाड़ी गोल मारता है या कुछ भी होता है, तो सारे खिलाड़ी उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। वो जो सेलिब्रेशन है, जो माहौल है, खेल हमें बहुत कुछ सिखाता है, यूनाइट कैसे होना है, टीम कैसे है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अभी अभी मैंने एक पिक्चर देखी थी, आपने भी शायद देखी हो, सितारे जमी पर जमी जो पर है, आमिर खान उसमें जी की। उसमें अगेन ये दिखाया गया कि जिन हम पैरालंपिक्स की, जब तो पैरालंपिक प्लेयर, पैरा एथलीट्स बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे, बाकी मुख्यमंत्री जी ने तंज भी शायद मीठे मीठे कस दिया था कि सही सलामत लोगों से तो हमारे पैरा इनके एथलेटिक्स, मेडल पैरा ज्यादा थे एथलीट ओलंपिक में। अच्छे हैं, क्योंकि जी। वो 22 मेडल जीत के लाए, और वो 7 ही लेके आ पाए थे। तो लेकिन वो खैर एक अलग बात थी। लेकिन पैरा एथलीट्स का वाकई में, और जिस तरह से जो हम लोगों ने मूवी में देखा, जिस तरह से बच्चे उन चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे, हारने के बाद वो ये कह रहे थे, हम जीते हैं लेकिन दूसरे नंबर पे जीते हैं। तो मतलब ये जो चीज़ है, ये सिखाती है कि हमें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की खुशी में, अगर कोई दूसरा जीता है तो हमें, ठीक है, कुछ पल दुख होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि बड़े फोरम पे जब आप हार रहे होते हैं, लगभग हमारा राष्ट्रीय ध्वज ऊपर जाने वाला है, हमें लग रहा है, और किसी कारण से वो राष्ट्रीय ध्वज हमारा ना ऊपर जाके किसी दूसरे देश का जाता है, और उस देश का जब नेशनल एंथम या राष्ट्रगान जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बजता है, तो कितनी खुशी होती। तो बस एक वही मन में है कि कुछ ऐसा चीज़ करी जाए कि हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे ऊपर हो, और ओलंपिक में हम लोगों को बार बार अपने राष्ट्रगान की धुन, जनगण मन, क्योंकि अपना राष्ट्रगान वाकई में अंदर से जब 52 सेकंड, वो पूरे रोमांच पैदा कर देता है। नहीं तो कुछ करने के चक्कर में तो आप तो बहुत कुछ करने के फिराक में आ गए हैं। हमारी जानकारी में है कि आप एक पहला विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय खेल के लिए समर्पित करके बनाने वाले हैं, जो कि देश में बहुत कम है, या देश में है ही भी नहीं बहुत ज़्यादा, और प्रदेश में तो एक भी नहीं है। तो वहाँ पर आपका दिमाग कहाँ चला गया कि आप खेल में खिलाड़ियों को पढ़ाने जा रहे हैं? मतलब आप कहीं छोड़ेंगे? आपने विद्यालय बना लिया, आपने फिर संघ बना लिया, फिर आपने क्रीड़ा भारती भी कर लिया, अब आपने विश्वविद्यालय खेल का बनाने का कैसे सोचा? ये कैसे आया आपके दिमाग में? बस देखिए, यही चीज़ हुई कि जब खेलों के लिए इतना लगाव हो गया, रुझान हो गया, तो जिस कमी को देखा, तो मुझे लगा है कि एक हाई परफॉर्मेंस रेजिडेंशियल स्कूल बनाने का मैंने सोचा था। फिर मुझे लगा कि स्कूल के बाद बच्चों की लिमिटेशंस हो जाएंगी, फिर वो वहीं जाएंगे, तो क्यों ना नीचे से लेके ऊपर तक की चीज़ों को प्लान किया जाए। तो स्कूल हमारे पास ऑलरेडी थे, तो अब रेजिडेंशियल कैंपस भी हो जाएगा, तो बच्चों को जो नीचे से ट्रेनिंग मिलेगी। आज हमारे देश में मेडल क्यों नहीं आते? क्योंकि हम 6 साल के बच्चे को स्विमिंग में डालते ही नहीं है। भाई, जब बिगिनिंग से हमें, आज इतनी मशीन्स आ गई, इतने इक्विपमेंट्स आ गए, उनका सही ढंग से एनालिसिस बच्चे की करी जाए, उसकी बिगिनिंग से कि वो
जिसको हम फ्लैट फुट है, नी लॉक है, ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है उसका यूज़ करते हुए बोलते हैं। लेकिन अगर हम सही मायने में बच्चे की फ़िटनेस और चीज़ों को देखते हुए एनालाइज़ कर लें कि ये बच्चा अच्छा स्विमर बन सकता है, ये बच्चा अच्छा दौड़ सकता है, इस बच्चे की ग्रिप अच्छी है तो ये कुश्ती अच्छी खेल सकता है, इस बच्चे के हाथों का रिस्ट मूवमेंट अच्छा है तो ये बढ़िया बैडमिंटन खेल सकता है, या मतलब उसकी इस जो मोटर स्किल्स की अगर हम बात करें, इन चीज़ों को देखते हुए हम क्यों नहीं उनको गाइड करें। और शायद मुझे लगता है जो मेडल ना आना, या अब तो खैर धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, एशियन गेम्स की बात करें, बढ़ रही है संख्या, लेकिन बहुत देर हुई। ये चीज़ और पहले होनी चाहिए थी। तो अब जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्कूलों से खेलों को शुरू किया है, जब तक हम अपने नीचे के बच्चे को ट्रेंड नहीं करेंगे तो वो ऊपर तक, और जैसा कि मैंने कहा नीचे से बच्चा ट्रेंड हुआ, 16-18 साल के बाद उसकी ब्लॉकेज हो गई, तो इसीलिए फिर मैंने हायर एजुकेशन में कि ट्रेनिंग भी बहुत हाई एंड हो, और स्पोर्ट्स में चूँकि हमारे मुख्यमंत्री जी की बात मैं फिर से कहूँगा कि खेलों से इतनी नौकरियाँ और चीज़ें मिलने लगी, तो वापस रुझान एक बढ़ने लगा खेलों के प्रति। बस खेलों का एक अच्छा इंस्टीट्यूट अगर मैं बोलूँ नहीं है, ये हमारे प्रदेश का थोड़ा-सा मैं कहूँगा कमी है। तो स्पोर्ट्स कॉलेज हैं, बट अगेन वो एक सर्टेन एज तक है, तो हाई एंड कोर्सेज़ के लिए हम लोगों को इधर-उधर भागना पड़ता है। और अगर मैं देश की बात करूँ तो केवल 5 हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि स्पोर्ट्स की हैं, और वो भी सब गवर्नमेंट की हैं। और अभी एक वो भी मेरठ में भी आ रही है। हाँ, मेरठ में आ रही है, अब कब आएगी नहीं कह सकते। मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी का प्रपोज़ल चल रहा है, कब तक बन के तैयार होती है। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ वर्तमान में बनी भी हुई हैं, उनमें भी कोई ऐसी परफ़ॉर्मेंस नहीं आ रही है कि हम लोगों ने सुना हो कि ओलंपिक में फलाँ यूनिवर्सिटी, जैसे स्वर्णिम गुजरात यूनिवर्सिटी है, या हमारी मणिपुर की यूनिवर्सिटी है, या और 1-2 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं। जब मैं सर्च कर रहा था यूनिवर्सिटीज़ को तो बड़े मुश्किल से मिली, कि मुझे था कि मैं जाके देखूँ वहाँ पर क्या है, कोर्सेज़ किस तरह से हैं, इंफ्रा किस तरह का है। तो उससे बेहतर इंफ्रा तो हमारे साई सेंटर्स जो हैं, एनआईएस पटियाला है, वहाँ ज़्यादा बेहतर बना हुआ है। चीज़ें हैं। बस मैंने जैसे कि कहा कि कुछ चीज़ें हम लोग जो अच्छी और कर सकते हैं। देखिए, वहाँ पे एक सीधी-सी बात होती है, एक विद्यालय के प्रिंसिपल की बात आ जाती है, और एक यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की बात आ जाएगी। दोनों लोग एक ही हैं, वो स्कूल लेवल पे हैं, वो यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं। तो वाइस चांसलर अगर अच्छा होगा, डेडिकेटेड होगा, डिटरमाइंड होगा, फ़ोकस्ड होगा, तो अचीवमेंट से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो वही वाली बात होती है कि वो परफॉर्मेंस के लिए आदमी को ये बताता है कि आपको परफॉर्मेंस इस तरह से देनी है, और ऐसी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, और रिजल्ट्स चाहिए। तो खेल विश्वविद्यालय बनाना तो अपने आप में एक बहुत अनोखी सी बात है। तो आपको क्या लगता है कि आप का खेल विश्वविद्यालय जो है वो गवर्नमेंट के खेल विश्वविद्यालय से कैसे अलग होगा, पॉइंट वन। और पॉइंट टू ये कि गवर्नमेंट क्या ये काम करने में सक्षम नहीं है? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा गवर्नमेंट काम करने में, गवर्नमेंट के पास सारी पावर है, फाइनेंसेस की गवर्नमेंट को। लेकिन आज तक तो बनाया नहीं। अब मैं उस पे मैं नहीं कुछ बोल सकता, क्योंकि ये तो वही बात बता पाएँगे अब आप खेल मंत्री से, या जो खेल निदेशक हैं उनसे, या और जो भी लेवल हो उनसे आप पूछ सकते हैं। जी। मैं अपनी बात इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने उस चीज़ की कमी को देखा। मुझसे कई लोगों ने कहा कि खेल पैसा कैसे आएगा? सही बात है वो तो। कमाओगे कैसे? पैसा लग बहुत जाएगा। वाक़ई में चिंता का विषय है, क्योंकि मज़ाक नहीं है, लेकिन अ, हैं कई कॉर्पोरेट हाउसेज़ हैं जो सीएसआर फंड के थ्रू हैं। हमारे जिलाधिकारी महोदय के पास सीएसआर एक फंड होता है। अगर हम सही चीज़ अच्छी बनाएँगे, मैं साई के रीजनल डायरेक्टर हैं उनसे भी मिला, बाकी लोगों का भी सहयोग, खेल मंत्री से भी बात हुई, तो सबने कहा है कि आप करिए, हम लोग। और अब तो पीपीपी मॉडल की नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी में प्रधानमंत्री जी ने बात करी है, तो मुझे लगता है कि अगर मैं एक अच्छा इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ा हूँ, अपने रिसोर्सेज से चीज़ें करूँगा, तो कहीं न कहीं सरकार सहयोग देगी, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ। तो क्या दे रही है आपको अभी? नहीं, वर्तमान में सहयोग तो नहीं मिल रहा, बिल्कुल साफ शब्दों में बोलूँगा, क्योंकि छोटी-छोटी सी दिक्कतें आती हैं, और कागज़ में यहाँ पे बहुत फँसते हैं। कागज़ में एक आदमी की विज़न को आप पीछे छोड़ देते हैं, और कागज़ में कि शासन का ऐसा आदेश नहीं है, छोटी-छोटी चीज़ें जैसे होती हैं तो उस पे ऑब्जेक्शंस लग अड़ंगा लगाया जाते जाता है। हैं। तो अभी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम पीपीपी मॉडल के थ्रू खेल को विकास करेंगे, और आपके पास सिंगल विंडो ही नहीं है काम करने की, तो आप तो इसमें फंस के रह जाएंगे, इस मकड़जाल में। देखिए, मैं हाँ, है दिक्कतें हैं। हर स्तर पे ज़मीन, सबसे बड़ी तो ज़मीन लेना बहुत बड़ी दिक्कत है। ज़मीन का एक इतना बड़ा पीस, क्योंकि
इस खेल के लिए कम से कम 40-50 एकड़ की लैंड, वो भी लखनऊ जैसे शहर में मैं कर रहा हूँ। लगभग मतलब बड़ा नामुमकिन जैसा हो जाता है कि और बहुत महंगा भी है। महंगा भी है। और बस बात ये आती है कि अब ये तो संबंधित लोगों को देखना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जी का विज़न ये है, माननीय मुख्यमंत्री जी का विज़न ये है, तो अगर एक व्यक्ति बढ़ के करना चाह रहा है तो उसके लिए सपोर्ट दिया जाए। तो मैं यहाँ पे तारीफ़ करूँगा वर्तमान में इन्वेस्ट यूपी के जो हमारे वर्तमान सीईओ हैं विजय किरण आनंद जी, जो कि हमारे डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन पहले रहे, और अभी-अभी आपने प्रयागराज का कुंभ लगभग बहुत अ, विशाल कुंभ, मतलब 60-65 महाकुंभ। करोड़ लोग, महाकुंभ मतलब दिव्य कुंभ था वो, उसके मेलाधिकारी थे। वो वर्तमान में इन्वेस्टसीपी के सीईओ हैं। और उनके संज्ञान में जब मैंने अपनी कुछ समस्याएं रखी तो उन्होंने उसको कंसिडरेशन में लिया, और एक सिंक्रोनाइजेशन बिठाने का पूरा प्रयास हो रहा है, और मुझे लगता है कि जल्दी ही जो समस्याएं आ रही उनका निदान हो जाएगा। और ऐसी उम्मीद रखता हूं कि शासन का और सरकार का सहयोग मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं वाकई में दिल से एक वो काम करने जा रहा हूं जिसमें पैसा कम है, जो आएगा संभावनाएं ज्यादा हैं। जो आएगा वो कम है, लगेगा ज़्यादा, जो कि मेरा इन्वेस्टमेंट है, लोन्स हैं, फंडिंग है। कैसे होगा मैंने ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया। मैं कोई बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ना बहुत बड़ा आसामी, भामाशाह या धन्ना सेठ नहीं हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत से हम लोगों ने अपनी चीज़ों को इस्टेब्लिश किया है। मैं साइट पे खुद खड़े होकर काम करने वाला और करवाने वाला व्यक्ति हूँ। मैं वो टाइप का मालिक नहीं बन पाऊँगा कि मैं महीने में एक बार देख के आऊँ कि प्रोग्रेस क्या है। जिस दिन न्यू पूजन से जब तक भवन की इमारत और उसका उद्घाटन नहीं होगा, लगभग मेरा सुबह से अगर एक दिन में 24 घंटे होते तो मैं 18 घंटे काम करने वाला व्यक्ति हूँ, और ज़रूरत पड़ी तो दिन और रात करके 72 घंटे का मेरा जागने का स्वयं का रिकॉर्ड रहा है। तो चीज़ें तो मैं शायद उन चीज़ों में, क्योंकि अगेन बात आती है ये चीज़ इतनी महंगी बनेगी, मैं महंगाई का भी एक उदाहरण दूंगा कि ये चीज़ इतने में बनती है, तो एक आगे समय में एग्जाम्पल भी सेट होगा कि जो बड़े बड़े आंकड़े होते हैं कि 20 करोड़ स्विमिंग पूल में लग गया और ऐसा लग गया, मैं सही मायने में सही फिगर बताऊंगा कि एक ओलंपिक साइज पूल जो बनता है उसमें सही मायने में पैसा कितना लगता है, क्योंकि मेरा अपना पैसा नहीं होगा। तो आप 20 करोड़ लगा करके स्विमिंग पूल तैयार करने की बात करें, यहाँ तो बंद पड़ा हुआ है। नहीं, मैं 20 करोड़ तो लगाऊंगा ही नहीं। तो आप उससे अच्छा बनाएंगे, वैसे बनाएंगे? बहुत बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा, और कम लागत में होगा, ये मैं वादा कर रहा हूँ। अगर मैंने विश्व स्तरीय शब्द इस्तेमाल किया है तो वो वही होगा। और सबसे अच्छी चीज़ आपको बताऊं, हमारे विश्वविद्यालय का नाम ज्ञानशिला है, और जो उसमें भवन बन के आ रहे हैं उनका आकार स्वास्तिक के शेप का है। अच्छा। एरियल व्यू में जब आएगा तो 3 अलग अलग स्वास्तिक के शेप में हमारी भवन का आकार होगा जब एरियल ऊपर से देखेंगे। और उसी मायने में अगर हम उस चीज़ को देखेंगे तो हम ज्ञानशिला को, मेरी एक तमन्ना है जैसे तक्षशिला का नाम लिया जाता है वैसे ही आने वाले समय में हम नहीं होंगे ऑब्वियसली, एक ऐसा विश्वविद्यालय इस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को, प्रदेश को और देश को दे के जाऊंगा कि जहां आने वाले समय में पीढ़ियां उसको याद करें और उसका इस्तेमाल हो, और अच्छे खिलाड़ी बने, देश के लिए मेडल जीते हैं। और मेरा सपना उस दिन पूरा हो जाएगा जब 2036 का ओलंपिक भारत में, जिसकी होने की प्रबल संभावनाएं हैं, ज्ञानशिला के कम से कम 10 बच्चे वहाँ पर खेल रहे हों, 10 में से कम 3-4 मेडल लेके आए, और 1 या 2 बच्चे गोल्ड मेडल लेके आए और राष्ट्रीय ध्वज ऊपर जाए और राष्ट्रगान में खड़े होकर गाऊं उस समय। और उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाकी तो अपने आप सब कुछ फिर होने लगेगा। और लोग अपने आप, कहते हैं ना, कोई व्यक्ति चलता है, कारवां अपने साथ जुड़ता, अपने आप बढ़ता चला जाता है। यदि मैं अच्छी सोच के साथ चलाऊं तो मेरा ऐसा यकीन है कि सरकार का, प्रशासन का, शासन का सहयोग मिलेगा, और व्यक्तिगत रूप से हो सकता है कुछ और लोग भी फाइनेंशियली, जहाँ पर लगता है क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है तो कुछ लोग बढ़ के साथ में ज़रूर आना चाहेंगे इस सोच आपके के साथ। दृढ़ संकल्प को साधुवाद। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और आपने शुरुआत कर दी है। लैंड बैंक आपका तैयार है। लैंड बैंक तो हो गया, अब बैंक बैलेंस का क्या होगा? अभी तो प्रभु के हाथों में छोड़ रखा है, बाकी बैंक से बात कर रहे हैं फंडिंग की सरकार क्या चीज़ें। आपको कोई मदद नहीं कर रही इस पे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्या आपने सरकार से सीधे संपर्क किया? बिल्कुल किया। इवन हमारे कुछ किसानों ने ज़मीनें बड़ी महंगी महंगी हमें दी, लेकिन उन्होंने जब जब मैंने बात करी बोले ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है,
और ये मैं दावे से कहता हूँ ये गलत है। जब इंटीग्रेटेड टाउनशिप में सरकार की पॉलिसी कि आपने 75% लैंड एक्वायर कर लिए तो रिमेनिंग 25% लैंड आपको सरकार एक्वायर करके देगी और एक्वायर करने के बाद किसान को जो उसका मुआवजा है वो दिया जाएगा। लेकिन प्राइवेट व्यक्ति के लिए ऐसा कोई भी सरकार का सहयोग नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी व्यक्तिगत चीज़ नहीं बनाने जा रहा। जो विश्वविद्यालय बनेगा वो प्रदेश के बच्चों के, देश के बच्चों के लिए होगा, वो खेलेंगे वहाँ पर। और आज लोग कहते हैं ना कि आप पैसा कमाओगे, ठीक है, 10 साल बाद हो सकता है पैसा आने लगे, 20 साल बाद आने लगे, लेकिन वर्तमान में जो इतनी बड़ी लागत लगेगी, उसका जो इंटरेस्ट होगा, उसके जो रीपेमेंट्स होंगे, वो कहीं न कहीं अलार्म करते हैं। अभी-अभी मैं एक वरिष्ठ अधिकारी से मिल के आ रहा हूँ, उन्होंने भी यही कहा कि स्लो और फेज़ वाइज़ चलिएगा ताकि फाइनेंशियल, क्योंकि देखिए फाइनेंसेस एक ऐसी चीज़ होती है जो आदमी को बिगाड़ने में, उसकी मनःस्थिति, उसका पूरा बैलेंस जो होता है वो बिगाड़ देते हैं अगर थोड़ा-सा भी गड़बड़ होते हैं। तो मैं सँभल-सँभल के चलने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन ज़मीन के लिए मैं ज़रूर दुःख से मैं ये बात कहता हूँ कि बिल्कुल भी सहयोग नहीं मिला और सरकार को इस पे विचार करना चाहिए। यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है और जब इस तरह की चीज़ें, आप एक अपर लिमिट सीलिंग की तय करिए किसानों के लिए, आप 4 गुना मुआवज़ा देते हैं अपनी सरकारी योजनाओं के लिए या इंटीग्रेटेड टाउनशिप में, आप प्राइवेट व्यक्ति के लिए उसको 6 गुना कर दीजिए, 7 गुना कर दीजिए, 8 गुना कर दीजिए, लेकिन 14-14 गुने तक हमने ज़मीनें खरीदी हैं और मेरा ही दिल जानता है कि हमने कैसे उसको किया है, क्योंकि जब इंसान देख लेता है कि आपकी मजबूरी और आपको जगह की ज़रूरत है, तो वो जितना आपको कुचलने का प्रयास कर सकता है, जितना आपका शोषण कर सकता है। लोग बोलते हैं ना कि आप शिक्षा जो देते हैं वो शोषण करते हैं। मैं आज दावे से कहता हूँ शिक्षण संस्थान बनाना आज की तारीख में लखनऊ जैसे शहर में आसान चीज़ नहीं है। कम से कम अगर मैं एक स्कूल की बात कर लूँ तो मिनिमम 15 से 20 करोड़ का एक, जो स्कूल के लिए जितना एरिया रिक्वायर्ड होता है उतने का एक प्लॉट मिलेगा, और वो भी पहले छूट पे मिलता था, अब पूरी कीमत पे, बल्कि ऑक्शन के साथ मिलेगा। उसके बाद कम से कम 20 करोड़ रुपए बिल्डिंग में लगा, बिल्डिंग बनेगी। जब 40 से 50 करोड़ रुपए व्यक्ति लगाएगा, उसका इंटरेस्ट पे करेगा, कितने सालों बाद आएगा, और एक सर्टेन टाइम के बाद जब उससे आमदनी होने लगेगी, तब होगा कि आप शिक्षा माफिया हो गए। तो ये बड़ा दुर्भावना का व्यवहार है, ये नहीं इतना होना चाहिए। परेशानियों के बाद भी आप उसमें लगे हुए हैं कि आपको सरकार सहायता नहीं कर रही है, फंड अवेलेबिलिटी क्लियर नहीं है, लैंड बैंक हाईएस्ट प्राइस पे आप परचेज कर रहे हैं और आप वहाँ दृढ़ संकल्प से लगे हुए हैं, तो इसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन फिर मेरा दिमाग वहीं लेकिन पे आता है कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप, तो आपको जो हमारी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, निदेशालय है, डीएम है, उसके ऊपर जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और जो संस्थाएं हैं, क्या उनकी नज़र आप पे नहीं पड़ रही है कि आपको सहयोग आगे बढ़ के करें? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा पढ़ नहीं रही है, क्योंकि मैंने अपनी बात सब लोगों से बोली और अभी वर्तमान में एक प्रकरण चल रहा था, उसका माननीय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक होने जा रही है। उम्मीद यही रख रहा हूँ कि जो हमारी समस्याएं थोड़ी सी हैं, निदान होगा, और जिस समय हायर एजुकेशन से अप्रूवल की बात आएगी उस समय हमें अननेसेसरी उलझाया नहीं जाएगा। सही मायने में कागज़ को उसी ढंग से पढ़ा जाएगा जैसे पढ़ना चाहिए, नहीं तो कागज़ को पढ़ने के बहुत तरीके होते हैं। कॉमा कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, हमसे बेहतर वो अधिकारी जानते हैं, और कॉमा और फुल स्टॉप क्यों लगाया जाता है, ये आपको और हमको सबको बेहतर पता है। हाँ, वो तो यही तरीका क्योंकि होगा कि जब उड़ना है, हाँ, उड़ाना है तो वही तय करेंगे। हाँ, क्योंकि उसमें उनकी सीधे-सीधे मंशा होती है। आज मैं कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है, मैं कहता हूँ हर जगह भ्रष्टाचार है, कूट-कूट के भरा हुआ है। और इसलिए भरा हुआ आप है सीधा क्योंकि आरोप लगा रहे कागज़ हैं। में नहीं, नहीं, मैं देखिए जो मैंने भोगा है, जो मैं भुक्तभोगी हूँ, और मैं डरता हूँ नहीं, जो सच है वो बोलने से कभी नहीं डरता। जब भुक्तभोगी होता है इंसान, जब मैं कहते हैं ना आदमी की आँख में आँसू नहीं आते, शोभा नहीं देते, रोएगा कैसे भाई? हुँ, आदमी हो आप, रो रहे हो यार, लड़की हो क्या? हुँ। हैं? क्या औरतों की तरह आँसू बहा रहे हो? मेरा दिल जानता है जब 1-2 रातें ऐसी गई हैं, मैं पूरी-पूरी रात रोया हूँ कि आखिर मैंने, आपने जो बात बोली ना, क्या पागलपन सवार हुआ था, ये क्यों कर लें? लेकिन हमारे बनियों में एक कहावत है, अग्रवालों में, कि अब एक बीड़ा उठा लिया है और पूरे शहर को पता चल गया है कि मैं ये करने जा रहा हूँ, तो करूँगा तो। दिक्कतें आएँगी, फेस करूँगा, समाज के बहुत लोग हैं, उम्मीद करता हूँ लोगों का साथ मिलेगा, और सरकार भी शायद कहीं न कहीं इस चीज़ पे व्यक्तिगत रूप से सहयोग करेगी। और जब आपकी नीयत साफ़ होती है ना, तो देर सही परिणाम आपको सुखद ज़रूर मिलते हैं और मिलेंगे मुझे। मैंने कहा ना, मेरे लिए वो बड़ा दिन होगा जिस दिन देश का राष्ट्रगान हमारे यहाँ के पढ़े हुए बच्चे
कि मेडल पाने के बाद, और एक मेडल नहीं, आने वाले समय में देश को मेडलों की गिनती, हम लोग अभी तो 1-2 मिला, फिर होंगे अरे अच्छा बहुत हो गया, ऐसे होने लगेगा, और वो होगा क्योंकि खेलों की तरफ रुझान बढ़ेगा लोगों का। और सरकार से अपेक्षा यही है कि सहयोग करे, और यदि व्यक्ति ने एक बीड़ा उठाया है तो उसे ये ना मानते हुए कि प्राइवेट व्यक्ति है, क्या सरकार की नीतियाँ, शासनादेश बनाए किसके लिए जाते हैं? काम को जनता के लिए। आसान करने के लिए। शासनादेश इसलिए नहीं बनाए जाते कि परेशान हो व्यक्ति, और शासनादेश में यदि कोई ऐसा पॉइंट रह गया है तो उसमें करेक्शन होना चाहिए, क्योंकि शासनादेश है। आपका कब तक प्रस्तावित है ये खेल देखिए, विश्वविद्यालय? प्रस्तावित तो 27 में था, ईमानदारी की बात है, लेकिन चूंकि लैंड की चीज़ें, लैंड के कन्वर्जन, मतलब ऐसी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसको एक कागज़ पे लिख दिया गया कि 35 दिन बाद म्यूटेशन होगा, वो 35 दिन की जगह 45 दिन होता है। म्यूटेशन के बाद फिर उसकी धारा 80 होगी, उसकी प्रक्रिया है। 1 महीने का टाइम है, लेकिन 1.5 महीना, 2 महीना। जब आप ज़मीन खरीदते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति की होती है, उसको लेने में दिक्कतें, उसकी परमिशन होती है, परमिशन की फ़ाइल जाती है, अब अधिकारी का मन है तो वो कर देगा, नहीं मन है तो फिर उस कागज़ और फ़ाइल में जितनी कमियाँ निकाली जा सकती हैं वो निकाल दी जाती हैं। लेकिन उन सब के पीछे जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ़ हमारे महात्मा गांधी जी थे और एक गांधी जी हैं। तो क्या कह सकते हैं जब आप, आपको सुलझाया जा रहा है कि उलझाया जा रहा है? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा मैं पूरी तरह से उलझा, तालमेल, चूँकि देखिए यहाँ पर मुझे अपने व्यक्तिगत जो संबंध थे उनका कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ, और चूँकि आप लोगों के सहयोग से सब लोग जानते हैं तो बहुत सारे लोगों ने व्यक्तिगत रूप से चीज़ों को किया, लेकिन कुछ जगह पे उलझा, तो फिर कहते हैं ना, अगर आपको कार्य करना है तो आप पूरी तरह से धारा के विरुद्ध नहीं बह सकते, तो थोड़ा-सा हमने जो वर्तमान में प्रक्रिया है उसका निर्वहन किया, और जहाँ पर प्रक्रिया से थोड़ा-सा हम अपने संबंधों के आधार पे बच सकते थे, वहाँ वहाँ पर बच हुआ। लिए। तो वो भी एक कहते हैं ना, परंपरा बनी हुई है, किसने डाली बड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन कुछ तो अधिकारी ये अच्छे देने वाले आते। गांधी जी लाएंगे कहाँ से आप? अब इस पे थोड़ा-सा गहन चिंतन करना पड़ता है, लेकिन अब वही वाली बात है कि इतना करने के बाद अपने काम को रोका नहीं जा सकता, तो मैनेज करना पड़ता है चीज़ों को। लेकिन कुछ अधिकारी बहुत अच्छे भी आते हैं जो आपकी चीज़ों को आसान करते हैं। वर्तमान में हमारे जो ज़िलाधिकारी आए हैं, उन्होंने हमारी जितनी भी फाइलें गईं, पर्सनली जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने एक लाइन बोली, मुझे बड़ी खुशी है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और आपको रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कोई भी फ़ाइल हो, कुछ भी हो, कहीं कोई दिक्कत हो, तो उससे हिम्मत बढ़ती है। और उसके पहले मैं काफ़ी परेशान रहा। तो समय बदलता है, तभी मैंने कहा ना, देर लगती है, और उम्मीद करता हूँ कि आगे, चूँकि देखिए मैं बार-बार कह रहा हूँ, व्यक्तिगत संस्था मान सकता है कोई, लेकिन संस्था व्यक्तिगत कभी नहीं होती, क्योंकि उसमें जो लोग पढ़ेंगे या जो बच्चे खेलेंगे या जो खेल के देश का नाम रोशन करेंगे, तो वो संस्था तो वैसे भी सामाजिक हो जाती है। तो संस्था के लिए सरकार को साथ में जो पीपीपी, मैं एक सिंपल पूछता हूँ, पीपीपी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इसको आज तक मैं समझ ही नहीं पाया। पीपीपी में हमें ही सब कुछ करना है, तो फिर पब्लिक, प्राइवेट और पार्टनरशिप क्या है? मैं तो कह रहा हूँ भाई, पीपीपी मोड पे मैं चीज़ें करने के लिए तैयार, तो आप कहते हो पूरा बना लोगे, तो जब बना ही लेंगे तो फिर हम चला भी लेंगे, फिर हमारे लिए क्या है? तो सरकार का पी कौन सा है उसमें? अब ये तो सरकार से ही आप जाके पूछो, और आपको अगर आंसर मिल जाए तो आप हमें बता देना उनका पी कौन सा है। सरकार से, प्रशासन से, शासन से क्या चाहते हैं आप? खुल के देखिए आप बहुत बताइए। सिंपल है, आपने इन्वेस्ट यूपी, आपने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, आपने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज सब करी। अगर आप चाहते हैं हम्म। कि प्राइवेट संस्थाएं, व्यक्ति सही मायने में आए, तो सिंगल विंडो को सिंगल ही विंडो बनाइए। उसमें मल्टीपल डोर्स होते हैं, वो बड़े गलत है। विंडो तो सिंगल ही है, नहीं तो लेकिन डोर मल्टीपल नहीं, है। वही मैं आपसे कहना चाहूंगा अनिल जी कि जो आपने पहला सबमिट किया था उसके जो सीईओ थे वो तो जेल जाने की स्थिति में है इस समय। मैं नहीं उस पर कुछ बोलूंगा, क्योंकि देखिए वो व्यक्तिगत है ना। नहीं, मुझे व्यक्तिगत कैसे है साहब, मैं संस्थागत है। नहीं, मुझे चूंकि कुछ इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि किस वजह से गए वो आज तक किसी के संज्ञान में नहीं है। और जो भी भाई देखिए, विभाग है, विभाग जांच कर रहा है, जो भी परिणाम आएंगे वो अगेन सबके सामने आएंगे।
लेकिन जो मेरा अपना व्यक्तिगत कहना है कि यदि कोई व्यक्ति एक बीड़ा उठाता है, मैं एक स्कूल खोल रहा होता तो मेरे को कोई टेंशन नहीं थी। मैं खेल का विश्वविद्यालय बना रहा हूँ। खेल का विश्वविद्यालय किसी ने सोचा ही नहीं आज तक। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो और चीज़ अगर किसी ने मैंने सोची नहीं, हाँ, वो आप करने जा रहे हैं, और करने के दिशा में आप इतना आगे भी निकल चुके तो हैं। उस राह में जितने रोड़े अटकाए जा सकते हैं, अटकाने का सारा लोग प्रयास करते हैं। ये बिल्कुल कड़वा सच है। स्वीकार कर पाए लोग तो कर लें, और अगर ऐसे ही करेंगे तो लोगों का मन हटेगा और कोई भी इस तरह का निवेश कभी भी करना नहीं चाहेगा। तो इन्वेस्ट यूपी की जो धारणा थी, अवधारणा थी कि लोग आएंगे, आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, आप जैसे नए आइडिया लेकर के आएंगे और एक नई यूपी बनाएंगे, तो वो तो धराशायी हो रही है। नहीं, मैं कहता हूँ शायद हो रही थी, अब वापस ट्रैक पर आ जाए, क्योंकि मेरी बात को जो संबंधित मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मैं तारीफ करूंगा। मैं कहता ना, ऐसे अधिकारी सब हो जाएं, विजय किरण आनंद जी जैसे अधिकारी सब हो जाएं, वर्तमान में जो डीएम है उनके जैसे हो जाएं, तो चीजें सही होने लगेंगी। तो क्या इससे पहले नहीं थे? होते तो मैं ये बात क्यों कहता? आप हर बात हमसे खुल के पूछना चाहते हैं, मेरा काम जाके करवा दीजिए, मुझे सांत्वना मिल जाएगी। इसी के लिए आपको लाए मीडिया हैं की कि आपकी जो बात ये आवाज़ है वो एक ताकत है जो लोगों तक, जन जन तक जाती है। ये हमारी बात और हमारे मैं पीड़ा, मैंने कहा ना, मैं रो नहीं सकता कैमरे के सामने। रोऊंगा तो लोग बोलेंगे देखो कितना ड्रामा कर रहा है, दिखावा कर रहा है। लेकिन पीड़ा है जो चीज़ मुझे, और कागज़ पे बोलूँगा तो पूछेंगे पैसा कैसे आया? हकीकत मायने में ज़मीन की कीमत कागज़ पे कुछ और देनी बाकी कुछ और कुछ और पड़ती है। होती है। तो कहाँ तक, मतलब जिस जगह देखते हैं उस जगह दिक्कत है, तो कहाँ-कहाँ तक देखेंगे और कितना देखेंगे? इसलिए कुछ जगह आँखें बंद कर लेते हैं। और हमने कहा ना, आपको धारा, मतलब अगर आपको नदी में अपना वर्चस्व रखना है और आगे समुद्र के बारे में आप सोच रहे हैं, तो धारा के विरुद्ध आप बहुत समय तक नहीं बह पाएँगे। तो धारा के साथ थोड़ा-सा कभी विरुद्ध होके, कभी लेके, कभी सहयोग माँग के, कभी हाथ जोड़ के, कभी रिक्वेस्ट करके। कैन यू इमेजिन कि हमने किसानों के पाँव तक छुए, दादा माफ़ करो, दे दो, दादा दया करो। मैंने ये घोषणा तक करी थी कि जो किसान सहूलियत से अपनी ज़मीन देंगे, उनके परिवार के एक व्यक्ति को उनकी योग्यता अनुरूप नौकरी, और एक बच्चा नीचे से लेकर यूनिवर्सिटी के आखिरी कोर्स तक फ्री में पढ़ेगा। उसके बाद उनके मन में मुरव्वत नहीं है, और हम अपने किसानों को, भाई गरीब है, चीज़ें, आज किसान सही मायने में प्रॉपर्टी डीलर है, इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता मैं। आप तो झेल आपको रहे हैं उसको। उसको पता भर चल जाए कि आपकी ज़रूरत है, फिर देखिए आपके साथ वो क्या-क्या नहीं करेगा। जितने जितने जो चीज़ें हो सकती हैं ना, वो सब कुछ आपके साथ होगा, और आप बड़े आराम से, कहते हैं ना, उस दर्द को बर्दाश्त कर रहोगे, और आप हँस इसलिए रहोगे क्योंकि दर्द आप बयाँ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई आपका दर्द सुनेगा नहीं। सरकार से क्या चाहते हैं? मैंने अभी भी बोला ना, अगर इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए आपका 75% के बाद लैंड एक्विजिशन का नियम है, तो प्राइवेट व्यक्ति के लिए भी सेम नियम होना चाहिए, पर और विश्व ये जानते हुए कि व्यक्ति जानबूझ के परेशान कर रहा है। पर आपके सरकार खेल के विश्वविद्यालय से सरकार को तो कुछ मिलना नहीं। वो टाउनशिप बनती है तो वहाँ पे फ्लैट बिकते हैं, विला बिकती है, तो उससे रेवेन्यू आता है, उसमें स्टैम्प बिकता है, तो आपके यहाँ से क्या मिलेगा हमने सरकार भी को? तो स्टैंप दिया है, और भर-भर के स्टैंप दिया है, सरकार को जी भर के रेवेन्यू दिया है, हमें कोई रेवेन्यू स्टैंप में छूट नहीं मिली। जितनी कीमत है उससे ज़्यादा पे हमने दिया है, तो सरकार को तो हम दे ही रहे हैं। अपेक्षा, जो मैंने बात बोली ना, ये विश्वविद्यालय मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूँ। हो सकता है मेरा उसमें एक कैंपस में रेज़िडेंस बन जाए, क्योंकि क्यों बनेगा, कि मॉनिटरिंग अच्छी कर पाऊँ, आपका इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं हमारा ऐसा? इंटरेस्ट है। लेकिन आप खाली एक व्यक्ति को गलत साबित करने पे लगे हुए हो कि प्राइवेट व्यक्ति तो कमाएगा, तो ठीक है, फिर मैं एक स्कूल और खोलता। नहीं, इसमें तो 4 खोल लेंगे आप, जितना बड़ा आपने प्रोजेक्ट उठाया। 8 8? 8 और 8, आज 7 से फिर 15 होते, फिर आज 14,000 बच्चे पढ़ रहे, फिर 30,000 पढ़ रहे होते, और हम और बढ़िया। सचमुच में शिक्षा माफिया हो जाते तब आप। अब आप कह सकते हैं शिक्षा माफिया, लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया शिक्षा और माफिया 2 शब्द मिला क्यों दिए? एक भी शिक्षाविद ने किसी का मर्डर किया है? एक आध के अलावा। आप तो समाज बनाते हैं। नहीं, नहीं, एक आध के अलावा वो जेल में है अभी। छूट गए थे। लेकिन ऐसे कैसे पॉसिबल है? शिक्षा देने वाले व्यक्ति को आपने माफिया तुरंत, और जो माफिया सही मायने में होते हैं उनके लिए आप कुछ नहीं कर पाते। हम्म। क्या कर लेते हैं आप?
इस सरकार में तो चलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने थोड़ा माफियाओं के ऊपर एकदम कुछ कम किए। इनोवा पलट जाती है, कुछ भी हो जाता है तो वो तो एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, मतलब वो जो भी हो जाता है, लेकिन माफिया मतलब जो है वो, देखिए लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है, बेहतर हुआ है। इसीलिए हम लोग काम कर पा रहे हैं। मैंने पिछले इन्वेस्टर समिट पे एक बड़े फोरम पर जब बात आई तो मैंने कहा नहीं, चीज़ें बेहतर हैं, उस तरह का शोषण नहीं है। लेकिन जो व्यक्तिगत रूप से जो मैंने ऑब्जर्व किया ना, जो आपको अपने सिस्टम में रिफॉर्म की ज़रूरत है। हम्म। आपकी कागजी प्रणाली इतनी पेचीदगी भरी है कि कोई, अगर मुझे मालूम होता कि इतनी दिक्कतें आएंगी, मैं कभी जीवन में नहीं सोचता कि मैं ये काम करूंगा। पता अब चला आपको? वो कहते ना, मुझसे लोग पूछते हैं कंसल्टेंट कौन था, गलती करी, मैंने किसी को कंसल्ट नहीं किया। और मैंने तो एक पागलपन में एक फैसला कर लिया। मुझसे कई लोगों ने पूछा, पागल हो क्या, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना रहे हो, पैसा कैसे आएगा, कमाओगे कैसे? तो मैंने वही आंसर दिया कि समय बीतने दीजिए, फिर बताऊंगा, जवाब दूंगा। पहले मैं अच्छा कर तो दूं, बना तो दूं, पैसा तो अपने आप आएगा। सरस्वती जी की कृपा होगी ना तो लक्ष्मी जी पीछे पीछे अवश्य आएंगी। ऐसा तो मतलब ये इतिहास गवाह है इस चीज का। जिसके ऊपर सरस्वती की कृपा है, लक्ष्मी जी उसका साथ नहीं छोड़ती। तो लेकिन आप। हम पहले ही मतलब सोचने लगे, जी। पहले ही देखने लगे, अच्छा ये होगा तो ये हो जाएगा, फिर वो नोबेल पुरस्कार हमें मिल जाए। अरे कुछ करें तो पहले, उसके बाद फिर जिसको देना होगा। आप। कैन यू इमेजिन कि हमने किसानों के पांव तक छुए, दादा माफ करो, दे दो दादा, दया करो। मैंने ये घोषणा तक करी थी कि जो किसान सहूलियत से अपनी जमीन देंगे, उनके परिवार के एक व्यक्ति को उनकी योग्यता अनुरूप नौकरी, और एक बच्चा नीचे से लेकर यूनिवर्सिटी के आखिरी कोर्स तक फ्री में पढ़ेगा। उसको आपके हिसाब से सुगम बनाया जाए, और इतना बड़ा जो खेल आपने विश्वविद्यालय बनाने का सोचा है, और आप बनाने के लिए, ये हमें पूरा विश्वास है कि आप उसको बना करके ही छोड़ेंगे, वहाँ पर आपको सुगमता मिले। देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई चीज़ ठानी है या करना चाहता है, तो आप अपने जो सिस्टम है उसमें चेंजेस लाइए। बहुत कौन लाए छोटी मतलब? छोटी चीज़ें हैं, आपने प्रक्रिया को ऑनलाइन तो कर दिया, लेकिन ऑनलाइन में आपने समय भी निर्धारित कर दिया। कभी चेक किया कि इतने समय के अंदर वो काम हुआ क्यों नहीं? कागज फाइलों से गायब कर दिए जाते हैं। गायब कौन करता है? आपको बेहतर जवाब पता होगा। तो सरकार को इन चीज़ों पे अंकुश लगाने की आवश्यकता है। अब कैसे लगाएंगे? मंशा होगी तो चीज़ें सुधर सकती हैं, नहीं होगी तो जैसा चल रहा है वैसे चलता रहेगा। फिर कोई नायक आएगा, कुछ चीज़ें बदलेंगी, हो सकता है परिवर्तन आ जाए, नहीं तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। और एक व्यक्ति गलत करना नहीं चाहता, लेकिन जब वो भुगतता है तो फिर वो आगे उसको कंटिन्यू रखता है। आज अगर हमें कुछ चीज़ों में सहयोग मिला है तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे मिला है, और मैं उन सभी अधिकारियों का हृदय से धन्यवाद दूंगा जिनके सहयोग की वजह से यहाँ तक पहुँच पाया, वरना ये संभव ही नहीं था कि मैं यहाँ तक भी पहुँच पाता कि लगभग 48 एकड़ की लैंड लखनऊ जैसी जगह में मेन हाईवे के ऊपर ले पाना। कुछ जगह झुका, कुछ जगह, और लैंड लेने में सरकार का कोई सहयोग नहीं, बस थोड़ी फाइलें जो गईं, कुछ कन्वर्जन होने थे, कुछ लैंड यूज चेंज होने थे, उन सब में। लेकिन प्रक्रिया को सरल करने की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो सुझाव यदि कोई सुनना चाहे बैठ के तो दे सकते हैं। और मैं क्या, हर वो इन्वेस्टर दे सकता है जो यहाँ पर निवेश करना चाहता है, क्योंकि वो सब लोग जो हमारी समस्या है, लगभग सभी लोगों की वही समस्या है। तो मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि यदि इन्वेस्टर ने उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की अप्रोच को देख के इन्वेस्ट करने का निर्णय लिया है, तो प्रशासनिक अधिकारी उसमें सहयोग प्रदान करें, और एक सही दिशा और सही तरीके से जैसा लिखा हुआ है कागज़ में वैसे ही पढ़ें, तो चीज़ें आने वाले समय में आसान हो जाएंगी। और जिस विश्वविद्यालय की परिकल्पना हमने की है वो हम पूरी कर पाएंगे, और प्रदेश को, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को एक ऐसा विश्वविद्यालय जो प्रमुखता खेल
उसके साथ संगीत और कला और साहित्य। इसमें नॉर्मल पढ़ाई नहीं होगी, इसमें स्किल, वोकेशनल, इन्हीं सब चीज़ों को लेके होगी जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको ध्यान में रखते हुए। और मुझे लगता है ये देश का पहला एक विश्वविद्यालय होगा जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, एमटेक नहीं होगा। उसकी जगह खेलों की बात होगी, संगीत की बात होगी, कला की बात होगी, साहित्य की बात होगी, स्किल कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज, जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से डिज़ाइन करे हुए कोर्सेज, बच्चा जिससे सीखे और करने के बाद मार्केट में उसको जॉब मिल रहा हो। तो आपने देखा दर्शकों, आज हमारे बीच में आए शिक्षाविद से खिलाड़ी की तरफ झुकाव होते हुए अनिल अग्रवाल जी के साथ में हमारी एक बहुत गहन और बड़ी गंभीर चर्चा हुई। कई जगहों पर अनिल अग्रवाल जी भावुक भी हुए कि उन्हें शासन और प्रशासन का पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है। अनिल अग्रवाल जी की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक शिक्षा निकेतन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बंगाल में बनाया था, अब ये एक खेल शिक्षा निकेतन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाना चाहते हैं और सारे प्रयास ये कर चुके हैं। लैंड बैंक इन्होंने बना लिया है, 41 एकड़ ज़मीन इन्होंने अपने बाहुबल से इकट्ठा कर ली है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर इनको पूरी तरीके से सहयोग नहीं मिल रहा है। अगर ये प्रयास, हालांकि मैं ऐसा नहीं चाहूँगा, किसी भी तरीके से असफल हुआ तो इस तरीके के जो यंग एंटरप्रेन्योर्स अपनी कुवत से, अपनी हिम्मत से आगे बढ़ करके आते हैं और एक नई चीज़ को डेवलप करना चाहते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 36 में ओलंपिक भारत में हो, और उसके साथ साथ अनिल अग्रवाल जी का सपना है कि वह उस ओलंपिक में लखनऊ से, इनकी खेल यूनिवर्सिटी से कई बच्चे वहाँ जाएं और जा करके वहाँ मेडल जीतें। ये अधूरा रह जाएगा। तो मेरा शासन से, प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो कि आजकल खेल के लिए बहुत ज़्यादा अग्रसर हैं, बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, मैं ये चाहूँगा कि आप अनिल अग्रवाल जी की किसी भी हद तक जाकर मदद करें, जिससे कि ये सपना जो उन्होंने देखा है वो पूरा हो और लखनऊ नहीं पूरे प्रदेश को और पूरे नॉर्दर्न रीजन को इतनी सुसज्जित यूनिवर्सिटी प्राप्त हो सके। अनिल अग्रवाल जी, आप हमारे शो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी प्रमुखता से, प्रखरता से, मुखरता से अपनी आपने बात रखी, सरकार का पक्ष भी लिया और सरकार का विरोध भी किया आपने कई कई जगहों पर, जिसके लिए आप जाने जाते हैं कि आपने छोड़ा तो आज तक किसी को नहीं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे शो पे आने के लिए, और मैं ये शुभकामना देता हूं आपको कि जो आपने सोचा है वो ज़रूर होगा, ज़रूर होगा और ज़रूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।